वसुंधरा जी आपका चेहरा होंगी या कोई? अभी राजस्थान में चेहरे के बारे में हमने कोई निर्णय नहीं किया है, परंतु श्री अशोक गहलोत ने जिस प्रकार से सरकार चलाई है जी, वो निश्चित है राजस्थान की जनता बदलना चाहती है और शायद इसीलिए कांग्रेस हाईकमान उनको अध्यक्ष बनाकर वहां रास्ता साफ करना चाहता है, मगर वो नहीं निकले। अब उनका एक इंटरनल प्रॉब्लम है। जी, सचिन पायलट को बनाना चाहते थे। कोई आप लोगों की कोई बातचीत सचिन पायलट वगैरह से जैसे पिछली बार हो रही थी? मुझे लगता है राजस्थान में बहुत तीनों राज्यों में सबसे बड़े बहुमत से राजस्थान में जीतेंगे। अमित जी, महाराष्ट्र में आपके मास्टर स्ट्रोक से जो है सरकार वापस आ गई। लोगों का मानना यह है कि हो सकता है कि अभी कुछ शॉर्ट टर्म में आपको फायदा भी हुआ हो, मगर लॉन्ग टर्म में शिवसेना का जो वर्कर है वो शिवसेना के अभी साथ है और ठाकरे के संग थोड़ी बहुत सिंपैथी फैक्टर भी है, क्योंकि इस तरीके से जो हुआ। तो इसको आप कैसे देखते हैं? 2024 पर इसका क्या असर होगा? देखिए, आप जो कह रहे हैं उससे उलट है। महाराष्ट्र में हम और शिवसेना साथ में चुनाव लड़े थे। देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। फिर कांग्रेस और एनसीपी ने चुनाव हारने के बाद श्री उद्धव ठाकरे को कहा कि हम आपको मुख्यमंत्री बना देते हैं, तो वो मुख्यमंत्री बन गए। बनने तो बन गए, सभी लोग उनके साथ भी गए, मगर जब जनता में जाने लगे तब आइडियोलॉजिकल जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन थे वो सरफेस पर आए। क्योंकि शिवसेना सालों से हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करती थी और कांग्रेस और एनसीपी की जिस प्रकार की पॉलिटिक्स थी, तो शिवसेना का वफादार जो वोटर था उनके जनप्रतिनिधियों को हर जगह सवाल करता था। जनप्रतिनिधि जो छोड़कर वहां से भागे वो हमारे कारण नहीं भागे, जनता के दबाव के कारण वहां से निकले। तो इसी में ये जवाब है, जनता ही चाहती थी कि शिवसेना और भाजपा इकट्ठा रहे, तो असली शिवसेना अब हमारे साथ आ गई है और हम और शिवसेना इकट्ठा होकर सरकार बनाए हैं, चुनाव भी लड़ेंगे, चुनाव भी जीतेंगे। कुछ लोगों का ये मानना था कि पिछली बार अगर भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ती, शिवसेना के बिना चुनाव लड़ती, तो शायद उसको बहुमत मिल सकती थी। मैं भी मानता हूं, मगर शिवसेना हमारी बहुत पुरानी साथीदार पार्टी थी, इसलिए हमने इन पर भरोसा किया। पर मेरा सवाल यह है कि अब आप एकनाथ शिंदे जी के संग हैं, तो क्या इनकी पार्टी का जो है विलय भारतीय जनता पार्टी में सवाल ही नहीं खड़ा है। ये रियल शिवसेना है, चुनाव आयोग ने भी ये सिद्ध कर दिया है, धनुष बाण का निशान भी उनको दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना साथ में चुनाव लड़ेंगे। मर्जर का क्वेश्चन डज नॉट अराइज, ना ऐसा कोई प्रपोजल है, ना कोई ऐसा विचार चल रहा है। तो 2024 में सीट का बंटवारा कैसे होगा? कितनी सीट पर आप लड़ेंगे? वो तो करेंगे मिल बैठ करके, कोई बड़ी बात नहीं है। जरूरत पड़ी तो आपको भी बुला लेंगे। अमित जी, जो महाराष्ट्र में हुआ उस पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, जो 5 मेंबर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो सुप्रीम कोर्ट की थी, उन्होंने कहा कि गवर्नर को एमएलए के मतभेद होने की वजह से फ्लोर टेस्ट की कोई बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। क्या कहते हैं आप? देखिए, जजमेंट नहीं है, सामने वाले पक्ष को सुनकर जज साहब ने दिया हुआ डायस पर से रिएक्शन है जी। मैं मानता हूं उसके बाद शिवसेना के लॉयरों ने भी ढंग से इसका जवाब दिया है कि तथ्य क्या थे। जजमेंट आने तक बहुत आकलन नहीं लगाना चाहिए। जजमेंट आएगा तो सुप्रीम कोर्ट है, देश की सर्वोच्च अदालत है, जो तय करेगी वो सब लोग मानेंगे। मगर जज साहब काफी सवाल सुनवाई के दौरान पूछते हैं, उसको जजमेंट नहीं मान लेना चाहिए। जी, 2024 के चुनाव के बारे में बात करते हैं। अगर आप देखें, आपको 300 के ऊपर सीट मिली थी, ज्यादातर स्टेट्स में सैचुरेशन सीट्स मिली थी। उत्तर प्रदेश में काफी ज्यादा सीट थी। देखो राहुल जी, आपकी स्मृति थोड़ी वीक है, मेरी बहुत शार्प है जी। 2019 के शुरुआत में पहला सवाल आपने किया था कि 14 में सैचुरेशन पर हो क्या होगा, और 19 में हमारी सीटें बढ़ गई। इस बार भी कहता हूं, गत चुनाव से ज्यादा सीटों के साथ फिर से एक बार मोदी जी प्रधानमंत्री। ये एक्स्ट्रा सीट्स जो है वो कहां से आएंगी? एक्स्ट्रा सीट्स कौन से, किन प्रदेशों से आप देख रहे हैं ज्यादा सीटें आएंगी पिछली बार? कई सारी, लास्ट टाइम मैं कहता था कि बंगाल से हम सीट बढ़ाएंगे, कोई नहीं मानता था, अब बढ़ गई। नहीं, 18 सीट। उड़ीसा से बढ़ाई, तेलंगाना से बढ़ाई। हमारी पार्टी जमीन पर काम करने वाली पार्टी है और
दौरा भारत की चारों दिशा से अंतिम गांव से लेकर दिल्ली तक है। जी, साउथ में तमिलनाडु और केरला में आप कैसे देखते हैं? मोदी जी का और वहां पर भी है, मगर सीट पे कैसे कन्वर्ट होगा? कोई तालमेल वहां हमारा संगठन वीक था, जी। हमने काफी प्रयास किए हैं, काफी सुधार किया है, ढेर सारे गांवों तक पहुंचे, ढेर सारे बूथों तक पहुंचे हैं, और जहां वीक है हमारे साथ साथी भी है। तो एआईएडीएमके के साथ कुछ गठबंधन रहेगा? हाँ, हमारा है ही अभी तो गठबंधन। अमित जी, थोड़ा कुछ उन मुद्दों पे बात करते हैं जिनसे आपके मंत्रालय का डायरेक्ट संबंध है। आज देश में पंजाब में जो हो रहा है उस सिचुएशन को आप कैसे देखते हैं? अमृतपाल को गिरफ्तार करने के लिए आपकी मुलाकात भगवंत मान जी से मार्च की शुरुआत में हुई। उनको गिरफ्तार 2 हफ्ते बाद करने की कोशिश भी की गई, मगर वो हाथों से निकल गए। तो ये कैसे हुआ? अमृतपाल, जब आप लोगों का इतना तालमेल बना तो वो बचकर कैसे निकल गए? देखिए, ये सारी चीजें मैं सार्वजनिक रूप से यहाँ नहीं बता सकता, मगर इतना बताता हूँ, हर 3 महीने मैं पंजाब के मुख्यमंत्री को मिलता हूँ, सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को मिलता हूँ। ये कोई नई बात नहीं, इसको कोई घटना के साथ नहीं होना चाहिए। एक दूसरी बात, जहां तक भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी का सवाल है, किसी भी राज्य में लॉ एंड ऑर्डर होता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स, हम वो राज्य के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं, क्योंकि ये मामला देश का होता है, पॉलिटिक्स का। और पंजाब सरकार जो भी कदम उठाना चाहती है, केंद्र सरकार उनके साथ है। तो अमित जी, खालिस्तान के इस आंदोलन के पीछे किसका हाथ है? आप किसका हाथ मानते हैं? कई सारे वर्षों से 90 के दशक से चल रहा है। अब किसका हाथ है ऐसा पिन पॉइंटेड कहना तो बड़ी दिक्कत है, परंतु मैं मानता हूं कि इस देश के हर हिस्से में रहने वाले सिख भाई, सिख नागरिक, पंजाब में भी रहने वाले ज्यादातर सिख भाई बहन ये मानते हैं कि भारत के साथ रहना चाहिए, और भारत के प्रति निष्ठा से हर क्षेत्र में उन्होंने योगदान, और विशेषकर सुरक्षा के क्षेत्र में, आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में जितना बलिदान सिख भाइयों ने दिया है, सिख जवानों ने दिया है, शायद देश के किसी हिस्से में, और हर भारतीय को इस पर गर्व है। अमित जी, एक मुद्दा जिस पर आपने बहुत काम किया है और वो है ड्रग्स के खिलाफ आपने बहुत काम किया है। आप इतने व्यस्त रहते हैं, इसके बाद भी आपने इस चीज पर बहुत ज्यादा काम किया। आप कैसे देख रहे हैं कि भाई मैं काफी चीजों पर काम कर रहा हूँ। वो सब तो करते हैं, मेरा मतलब है कि ये एक ड्रग्स फ्री इंडिया का जो सपना है वो कब पूरा होगा? ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है आज भी इतने। देखिए, ऐसा है कि ये ऐसी समस्या है जिसकी समाप्ति की कोई डेट नहीं दी जाती, ना हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती। एक लड़ाई और लंबे समय तक चलने वाली लड़ाई है, मगर अप्रोच में बदलाव हो सकता है। नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई में हमने अप्रोच बदला है। एनकोड कर एक व्यवस्थापन 2020 से हम लेकर आए, जिस एनकोड के अंदर 4 स्तरीय व्यवस्था है। केंद्रीय स्तर पर 2 व्यवस्था है, एक राज्य स्तर पर है और एक जिला स्तर पर है। और एक सिर्फ पहले पुलिस और रेवेन्यू डिपार्टमेंट इसके खिलाफ लड़ते, अब होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ हेल्थ डिपार्टमेंट, फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट, इसके साथ समाज कल्याण विभाग, जेल, होम मिनिस्ट्री, रेवेन्यू मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री और बॉर्डर सिक्योरिटी, तो नेवी, कोस्ट गार्ड, ये सारे सब इकट्ठा होकर इसके खिलाफ लड़े। वो व्यवस्था का नाम है एनकोड व्यवस्था, जो 2020 से हम लेकर आए, और इसके कारण ड्रामेटिक परिवर्तन आंकड़ों में आया है। मैं आपको बताता हूं, पहले 9 साल में 630 करोड़ का ड्रग पकड़ा गया था, और ये 9 साल में 22,000 करोड़ का ड्रग पकड़ा गया। और मैं मानता हूं कि इस लड़ाई के अंदर विशेषकर युवाओं ने जुड़ना चाहिए। ये हमारे देश की भविष्य की पीढ़ी को खोखला बनाती है, जाली नोटों के व्यापार को बढ़ावा देता है ये षड्यंत्र। ये ड्रग ट्रैफिकिंग से ही टेरर फंडिंग होती है, ये हथियारों की तस्करी को भी बढ़ावा देता है, और हमारे बच्चों को उनके जीवन के आनंद से गुमराह करता है।
और हमारी सरकार का स्पष्ट अप्रोच है कि जिस बच्चे को ड्रग की आदत पड़ती है वो तो विक्टिम है, व्यापार करते हैं वो गुनहगार है, और दोनों के लिए हमारा अलग अलग अप्रोच है। जो विक्टिम है उसको रिहेबिलिटेशन सेंटर पर ले जाओ, और जो व्यापार कर रहे हैं उनको कभी न बाहर आ पाए, इस प्रकार के कानून से जेल की सलाखों के पीछे। आपने अभी कहा आपने बहुत सारे काम किए, एक और काम पे मैं प्रकाश डालना चाहता हूँ, और वो है नक्सलवाद से जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं, और अभी आप एक राज्य है छत्तीसगढ़ में सुकमा में रहकर भी आए। आपने काफी स्कूल अस्पतालों के कुछ एरियाज में जो है आप गए भी, सुरक्षा एजेंसी के लिए बड़ी चुनौती थी, आप वहां पहुंच गए, मगर आपने ये सब किया, इसको आप कितनी बड़ी समस्या मानते हैं और इसको कैसे टैकल कर रहे हैं? देखिए, एक जमाने में काठमांडू से तिरुपति कॉरिडोर की बात होती थी और देश के 12 राज्य इसकी चपेट में थे। 12 राज्य आज घटते 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 छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के 1-2 जिले, मध्य प्रदेश का 1 जिला, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के 1-1 जिले, और उड़ीसा संपूर्ण मुक्त हो गए, बिहार और झारखंड भी संपूर्ण मुक्त हो गए, बंगाल मुक्त हो गए, मध्य प्रदेश मुक्त। और इन 10 साल के अंदर, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 9 साल के अंदर हर प्रकार की वामपंथी उग्रवाद की हिंसा में एवरेज 76% की कटौती की कैडर को पूरी तरह सख्ती से हम निपटे। और इसके साथ जो मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं उनको मेन स्ट्रीम में आने की भी व्यवस्था। मैं मानता हूं कि बहुत कम समय के बाद ये देश हम ऐसा सोच सकेंगे, ऐसा सुन सकेंगे